हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू सेशन एक नए मोटिवेशन के तौर पर। तो स्टार्ट करते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, कि जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है, कि चिड़िया बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी के तौर पर हम अपना अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वलय का अभिलाक्षणिक करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। तो इसको समझने के पहले हमें कुछ अपनी पुरानी चीज़ें रिमाइंड करनी होगी, जो सर्वप्रथम हम करते हैं। फर्स्ट चीज़ हमें काम में आएगी अपनी ग्रुप की कोटि। हमने ग्रुप की कोटि के बारे में रीड किया, ग्रुप की कोटि। सेकंड चीज़ आएगी हमारे पास पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रेट डोमेन, ओके। और थर्ड चीज़ आएगी हमारी फील्ड, क्षेत्र के बारे में। तो इन तीनों का हम बारी बारी से रिमाइंड करके हम इस पॉइंट की ओर आते हैं कि ग्रुप की जो कोटि होती है उसको हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। इसका मतलब था कि जो हमारा ए होगा उसकी कोटि कितनी होगी, एन होगी। पूर्णांकीय प्रांत में हमारे पास क्या आता है कि पूर्णांकीय प्रांत में हमारे पास 3 कंडीशन होती थी। कौन कौन सी? कि जो वलय होगी वो क्रम विनिमय, तत्समक और शून्य भाजकों से रहित होनी चाहिए। और जो हमारा फील्ड था उसमें भी सिमिलर बट वन कंडीशन इज डिफरेंट। वो कौन सी थी? कि फर्स्ट थी तत्समक एंड सेकंड थी क्रम विनिमय और थर्ड थी अशून्य गुणांकों का प्रतिलोम इसमें विद्यमान होना चाहिए। इस क्षेत्र के लिए हमारे पास एक नोट भी था कि हमने इसमें z को एक प्रकार से डिफरेंट पोजीशन में रखा था। तो इसी को रिमाइंड करते हुए हम अपनी नए टॉपिक यानी कि वलय का जो अभिलाक्षणिक होता है उसका आज अध्ययन करेंगे। तो वलय का अभिलाक्षणिक, हमने एक वलय लिया r प्लस डॉट, तो सबसे पहले मैं आपको वलय के बारे में बता दिया था कि जो हमारे पास योग की संक्रिया होगी उसमें जो ग्रुप्स की सभी प्रॉपर्टीज होगी, द्विचर, साहचर्यता, तत्समक, प्रतिलोम, वो सभी हम इस पर डिफाइन करेंगे। और जो डॉट होगी, जो हमारी डॉट संक्रिया होगी, उस पर हम गुणन पर सेमी ग्रुप और बंटनता का नियम इसमें प्रूफ करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को जब प्रूफ करते जाएंगे तो हमें लास्ट में जो रिजल्ट हमें प्राप्त होगा वो एक वलय का रिजल्ट प्राप्त होगा, तो उसे हम वलय कहेंगे। तो r प्लस डॉट मैंने एक वलय माना क्योंकि इस पर सभी वो कंडीशंस डिफाइन हैं जो हमने अभी अभी आपको बताई है। तो वलय r का अभिलाक्षणिक वह धनात्मक पूर्णांक है कि n इक्वल टू 0। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि शुरुआती में आपको ये मानना है, क्योंकि अंत में जाते जाते आपको यह अभिलाक्षणिक अपने आप ही समझ में आएगा कि अभिलाक्षणिक कहते किसे हैं। कि अभिलाक्षणिक का एक संकेत हो गया कि n इक्वल टू 0, जहाँ n इसका अभिलाक्षणिक है और a क्या है, a कोई भी एलिमेंट यानी कि जो वास्तविक जो रियल नंबर है हमारी उसका एलिमेंट हो सकता है। और 0 क्या है, r का जो योजित है, जो योग वाली संक्रिया में जो तत्समक हमें प्राप्त होता है वो है। यदि a से n का अस्तित्व नहीं है तो हम कह सकते हैं कि r का अभिलाक्षणिक 0 या n है। कि इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यह कहना चाहता है कि यदि इस संकेत के रूप में नहीं होगा, या फिर मैं आपको बताना चाहूँ कि यदि n का अस्तित्व अर्थात यदि n को हम अपने आप डिफाइन नहीं कर सकते, अर्थात यदि हमें n का पता नहीं चले, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो n का जो अभिलाक्षणिक है, जो अब r का जो अभिलाक्षणिक है वो 0 या फिर अनंत हम मानेंगे। तो एक एग्जाम्पल के आधार पर, एक नमूने के आधार पर यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि अभिलाक्षणिक वास्तविक होता क्या है, कि मैंने एक समुच्चय लिया Z9 जिसमें एलिमेंट है 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। और यहाँ मॉड्यूलो 9 है और मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 9 है। तो सबसे पहले मैं मॉड्यूलो की आपकी प्रॉपर्टी बता दूँ आपको कि मॉड्यूलो हम वास्तविक रियली मॉड्यूलो 9 क्या होता है। वैसे तो ग्रुप में हमने इन सभी की चर्चा की है, लेकिन रिमाइंड के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं तो यदि मैं यहाँ लिखता हूँ I9 और यहाँ आ जाएंगे 0 से 8 तक सभी अंक, यहाँ भी 0 से 8 तक सभी अंक। यदि मैं 0 से 0 यदि ऐड करता हूँ तो मेरे पास 0, तो अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि इनको यदि मैं एक एक को करके ऐड करता हूँ तो मेरे पास यदि 9 के बराबर कोई अंक आ जाए तो उसमें से मुझे 9 को सब्सट्रैक्ट करना है कि 0 प्राप्त हो जाए। और सब्सट्रैक्ट क्यों करूँगा, क्योंकि मैंने मॉड्यूलो 9 की आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है कि जो 9 होगा वो क्या होगा, a प्लस b कब होगा 0, जब जो हमें a प्लस b होगा वो मिनिमम होगा 9 से, और a प्लस b माइनस 9 कब होगा, जब हमारा a प्लस b मैक्सिमम होगा 9 से या फिर उससे इक्वल होगा या उसके इक्वल होगा। और यही प्रॉपर्टी एक मल्टीप्लाई में काम करती है कि योग के स्थान पर हम मल्टीप्लाई चिन्ह का यूज करते हैं और हमारी मॉड्यूलो मल्टीप्लाई मॉड्यूलो 9 की प्रॉपर्टी हमें अदा हो जाती है। तो इसमें हम देखते हैं कि 9 मल्टीप्लाई a इक्वल टू 0 लिया, तो और a क्या है 9, Z9 के कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे 0, इनमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो इसका अभिलाक्षणी क्या हुआ 9 हुआ। तो इस प्रकार हम अभिलाक्षणी को तय करेंगे और उसको डिफाइन करेंगे अभिलाक्षणी होता क्या है। तो इसी एग्जाम्पल के आधार पर हमने आपको बताया कि अभिलाक्षणी को कैसे हम ज्ञात करते हैं। यदि इसका एग्जाम्पल यदि सेकंड और लेते हैं तो हम देखते हैं कि मैंने अब की बार z प्लस डॉट का वलय लिया और अभिलाक्षणी को इस प्रकार डिफाइन किया, अतः वलय z प्लस डॉट का अभिलाक्षणी शून्य या अनंत है। तो इसमें शून्य या अनंत कैसे हुआ कि हमें n की कोई फिक्स वैल्यू ज्ञात नहीं है। n की यदि हमें फिक्स वैल्यू ज्ञात नहीं हो तो हमें अभिलाक्षणी या तो 0 लेना होगा या फिर अनंत लेना होगा। 0 क्यों और अनंत क्यों, अन्य भी ले सकते हैं ना, तो 0 क्यों अन्य क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यदि मैं आपको बताना चाहूँ कि a तो हमेशा रहेगा नॉट इक्वल टू 0 जब देन a नॉट एलिमेंट ऑफ z, ओके। तो इसको यदि मैं 0 बनाना चाहूँ तो a तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो n ही तो होगा, और मैं n को 0 को 1 अपॉन अनंत भी तो लिख सकता हूँ। तो इसी के आधार पर हम यहाँ तय करते हैं कि इसका अभिलाक्षणी यदि हमें ज्ञात नहीं हो तो हमें 0 और अनंत लेना होता है। एग्जाम्पल यदि मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि मेरे पास 2 वलय हैं, एक तो q प्लस डॉट और एक r प्लस डॉट। इसमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कह रखा कि यह पूर्णांकी प्रांत है और क्षेत्र भी है, और ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो इस कंडीशंस के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारा n होगा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अभिलाक्षणिक होगा, क्या मैं इसको आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि यह अभिलाक्षणिक इसका भी हो सकता है, यह अभिलाक्षणिक इसका भी हो सकता है। हमें कोई फिक्स संख्या नहीं दी हुई है कि इनका अभिलाक्षणिक ये हो सकता है, अर्थात इसकी 4 पोजीशन हो सकती है, 4 पोजीशन इसकी हो सकती है, और उन चारों पोजीशंस को हम बार बार तो नहीं ले सकते, क्योंकि यदि बार बार लेंगे तो हमारे एक क्वेश्चंस के 4 आंसर आएंगे, जो कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो इसी के आधार पर हम यदि हमें अभिलाक्षणिक नहीं पता होता है तो उस कंडीशंस में हम या तो 0 लेते हैं या फिर अनंत लेते हैं। तो इसी के आधार पर हम अपनी थ्योरम्स फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक के प्रांत का अभिलाक्षणिक 0 या n होगा, जैसा योग समूह के शून्येतर अवयवों की कोटि 0 या n होगी। क्वेश्चंस का कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं a का अभिलाक्षणिक यदि 0 मानूं
तो डी का अभिलाक्षणिक भी मुझे 0 ही प्राप्त होगा। यदि मैं ए का अभिलाक्षणिक 1 मानूं तो मुझे डी का अभिलाक्षणिक भी 1 प्राप्त होगा। यदि मैं ए का अभिलाक्षणिक n मानूं तो मुझे डी का अभिलाक्षणिक भी n प्राप्त होगा। तो इस थ्योरम्स की जो लैंग्वेज है वो यह कहती है कि ए का जो भी अभिलाक्षणिक होगा वह डी का भी अभिलाक्षणिक होगा। तो इसी को आज हम इस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट कि माना डी प्लस डॉट पूर्णांक के प्रांत है। यदि डी अशून्य अवयवों की कोटि शून्य है, यानी कि डी के अशून्य अवयवों की कोटि शून्य है। डी के अशून्य अवयव हम किसे कहेंगे? जैसे डी में बहुत सारे अवयव हैं तो इन अवयवों को हम शून्य के बराबर नहीं रखेंगे, अर्थात ये अशून्य अवयव होंगे। तो डी का अभिलाक्षणिक 0 होगा। तो माना 0 नॉट इक्वल टू ए एलिमेंट ऑफ डी, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि मैं इस डी के सेट्स में एक एलिमेंट लेता हूँ जो 0 के बराबर नहीं है और एलिमेंट है डी का। तो मैं यदि लिए गए अवयव की कोटि के बारे में बात करूँ तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, अर्थात जो ए की जो कोटि है वो n है। तो यदि मैं इस कोटि को अभिलाक्षणिक के रूप में लिखना चाहूँ तो मुझे n a इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि n a हमारा अब क्या हो गया? अभिलाक्षणिक हो गया। n हमारा अब क्या हो गया? अभिलाक्षणिक। और जो a है वो एलिमेंट है d का। तो अब यदि मैं इस टोटल को अभिलाक्षणिक मानूँ, यानी कि इस टोटल यानी कि n को मैं n a यदि याद कर लेता हूँ, अर्थात इसको n a टोटल को मान लेता हूँ और b एक अन्य एलिमेंट लेता हूँ d का, तो मुझे अभिलाक्षणिक इस प्रकार प्राप्त होगा। और यदि मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ कि a को n बार, और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो b को n बार, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है। तो हमें लास्ट कंडीशन एन बी इज इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस देखनी होती है कि हमें शुरू से पता होता है कि जो n है वो एक मिनिमम धनात्मक पूर्णांक है। इसका मेरा मतलब है मिनिमम, और पॉजिटिव का अर्थ धनात्मक, और इंटीग्रेट का मतलब इंटीग्रेट डोमेन, अर्थात न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। तो n तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो इस कंडीशंस में 0 कब होगा? जब हमारा b इक्वल टू 0 होगा। कि इस कंडीशंस में n भी इक्वल टू 0 तभी होगा जब हम b को 0 लेवे। ओके, तो अब यदि मैं b के स्थान पर यदि 0 रखता हूँ तो मेरे पास ये कंडीशंस प्राप्त हो जाती है, जो कि 0 है एलिमेंट ऑफ z। अब मैंने यहाँ 0 लिया तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ 0 ही एलिमेंट होगा, क्योंकि z का एनी वन कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। तो मैं इसको अक्स को लूँगा और अक्स को एलिमेंट करूँगा d से। ओके, तो इस कंडीशंस में जो अभिलाक्षणिक हमें क्या प्राप्त हुआ? n, अर्थात यदि मैं इसको इस प्रकार लिखूँ कि n2 n5 n6, तो इन तीनों कंडीशंस में हमें d के अभिलाक्षणिक क्या प्राप्त हो रहे हैं? हमें n प्राप्त हो रहे हैं। तो इसी कंडीशन में हमें अभिलाक्षणिक भी कितना प्राप्त हो रहा है? n प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह हम इस थ्योरम्स को प्रूफ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यदि ए का जो अभिलाक्षणिक होगा वो डी का भी अभिलाक्षणिक होगा, अर्थात दोनों का यदि n होगा तो इन दोनों का भी n होगा, और यदि ए का 0 होगा तो डी का भी 0 होगा। तो थ्योरम्स में हम 0 तो न लेके हम n ले सकते हैं, क्योंकि 0 से हमें कोई भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप में अनंत हो जाती है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसके आधार पर मैंने यहाँ n का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हमारी कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांक के प्रांत अभिलाक्षणिक या तो शून्य है या फिर अखंडीय संख्या है। कि इसमें हमें क्या प्रूफ करना है? जो हमें n प्राप्त हो रहा था जो अभिलाक्षणिक, इसको बताना है कि जो n है वो या तो अभाज्य संख्या यानी कि अखंडीय संख्या है, या फिर ये क्या है, या फिर इसकी वैल्यू 0 है। तो इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या यह अभाज्य संख्या होगी। तो प्रूफ के आधार पर हम देखते हैं कि क्या यह अभाज्य संख्या भी होती है या फिर नहीं। तो हम अपनी थ्योरम्स में देखते हैं
कि माना एक डी प्लस डॉट पूर्णांक के प्रांत लेता हूँ और ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ए एलिमेंट है डी का, तो यदि ए की कोटि यदि शून्य है तो डी का अभिलाक्षणिक भी शून्य होगा। ये एक हमने थ्योरम्स की थी अभी जस्ट पिछली थ्योरम्स कि ए का जो भी अभिलाक्षणिक होगा वो डी का भी होगा। तो वो थ्योरम हम यहाँ यूज़ करेंगे कि ए की कोटि शून्य है तो डी का अभिलाक्षणिक कितना होगा, शून्य होगा। तो मैंने ऑर्डर ऑफ ए को पी माना, अर्थात मैंने ए की जो कोटि है वो मैंने पी मानी, तो डी का अभिलाक्षणिक क्या होगा, पी होगा, अर्थात ए की कोटि जो भी होगी वो ही डी का अभिलाक्षणिक होगा। ओके, वही डी का अभिलाक्षणिक होगा। तो सिद्ध करना है कि पी अखंडीय संख्या है। माना पी अभाज्य संख्या नहीं है, मैं एक कल्पना करता हूँ, प्रूफ तो हमें क्या करना है कि पी अखंडीय संख्या है, लेकिन अपनी परिकल्पना रखते हैं कि माना पी एक अभाज्य संख्या नहीं है। यदि हमारी जो अभिकल्पना यदि गलत हो गई, यदि हमारी अभिकल्पना यदि गलत हो गई तो ये क्या होगा कि अखंडीय संख्या होगा, अर्थात अभाज्य संख्या होगा। तो मैं अभाज्य संख्या को क्या लिख सकता हूँ, अभाज्य संख्या यदि नहीं है तो इसको मैं दो टुकड़ों में विभाजित कर सकता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल के नंबरिंग तौर पर यदि आपको बताना चाहूँ कि हमारी 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 को हम ओनली फॉर 1 मल्टीप्लाई 3 ही लिख सकते हैं। अब हमें 1 तो इसमें लेना ही नहीं है क्योंकि दोनों एलिमेंट हमें अब अलग अलग लेने हैं। तो मैं 3 को एक अभाज्य संख्या न लेकर मैं इसके स्थान पर यदि मैं 6 लेता हूँ तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 और 3, अर्थात ये अभाज्य संख्या नहीं है। तब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, अर्थात 2 पार्ट में इसका मल्टीप्लाई करके प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसी के तौर पर मैंने p को अभाज्य संख्या नहीं माना और p को इस प्रकार लिखा कि p इज इक्वल टू P1 और P2 होगा। और जो P1 P2 होगा वो हमेशा P से कम होगा, कि हमने लिया था 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, अर्थात जो दोनों जो P1 और P2 है वो हमेशा जो 6 से हैं वो 6 से स्मॉल है। और जो P1 P2 है वो नॉट इक्वल टू 0, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई क्योंकि P2 भी यहाँ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था, P1 नॉट इक्वल टू 1 और P2 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यदि 1 लेंगे तो हम उसी प्रकार यदि मैं 1 लूँगा यहाँ तो मैं अभाज्य संख्या को भी 1 के रूप में डिफाइन कर सकता हूँ। तो D शून्य भाजक रहित वलय है तो A नॉट इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ऑर्डर ऑफ P इक्वल टू P होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू P, अर्थात ए की जो कोटि है वो A लेता हूँ और ए स्क्वायर की कोटि भी P लेता हूँ, जो हमने ग्रुप की कोटि के बारे में जाना है। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी और ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू पी, और यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 0 प्राप्त हो जाता है। मल्टीप्लाई क्यों किया, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं इसको मल्टीप्लाई तो नहीं करता हूँ लेकिन अभिलाक्षणी के रूप में लिख रहा हूँ। ये अभिलाक्षणी कैसे लिखते हैं, एन ए इक्वल टू 0 और जो ए है हमारा एलिमेंट है डी का, तो इसी तरह यहाँ मैंने अभिलाक्षणी क्या लिया है P और ए स्क्वायर एलिमेंट है किसका, D का, तो इसको मैं P के स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, P1 P2 जो हमने यहाँ कल्पना की थी। अब मैं इसको यदि मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ, तो मेरे पास ये प्राप्त हो सकता है। और ये कब 0 प्राप्त होगा, जब इनमें से एक या तो 0 हो या फिर दोनों 0 हो, या तो इसमें से एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। लेकिन इसमें हमने थ्योरम्स के शुरुआती तौर पर हमने माना था कि ए तो नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ए की वैल्यू तो 0 कभी भी नहीं हो सकती। और उसके बाद हमने कल्पना में क्या माना कि P1 है और P2 है, इसकी वैल्यू भी 0 कभी नहीं हो सकती। यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी जो अभाज्य संख्या है वो भी नहीं रहेगी, अर्थात उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी के आधार पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि सॉरी फॉर दैट,
यदि P1 A इक्वल टू 0 और P2 A इक्वल टू 0 है तो शून्य भाजक रहित होगा। तो इतनी कंडीशंस तो हमारी प्रूफ होगी, लेकिन ये वाली कंडीशंस कौन प्रूफ करेगा कि P1 A कभी भी 0 नहीं हो सकता, P2 A कभी भी 0 नहीं हो सकता और P हमारा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है। तो इसके आधार पर हमें क्या पता चला कि जो हमारी जो अभिलाक्षणिक है, जो हमने कल्पना की थी वो हमारी गलत सिद्ध हो गई। तो गलत सिद्ध होने से हमें क्या पता चल गया कि जो P होगा वो हमेशा हमारी अभाज्य संख्या होगी, अर्थात अखंडीय संख्या होगी। तो इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चंस को लेते हैं और वो है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R 0 1 2 3 4 मॉडुलो +5 और गुणन मॉडुलो +5 क्रम विनिमय वलय है। यह है क्या? पूर्णांक के प्रांत है। तो इसको सोल्व करने से पहले हम मॉडुलो +5 की सारणी बनाते हैं और मॉडुलो डॉट +5 की सारणी डॉट 5 की सारणी बनाते हैं। तो इन सारणियों को मैंने आपको बताना ग्रुप में बता दिया था कि इन सारणियों को बनाया कैसा जाता है और मॉडुलो में इसका यूज किया जाता है कैसे। तो हम इन्हीं सारणियों का यूज करते हैं और देखते हैं कि सारणी फर्स्ट में R+5 क्रम विनिमय है। इन सारणियों के आधार पर मैंने आपको क्रम विनिमय भी एक ट्रिक के सहारा लेकर बताया था कि यदि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के सिमिलर है और सेकंड रो सेकंड कॉलम के सिमिलर है, थर्ड रो यदि थर्ड कॉलम के सिमिलर है तो वह एक क्रम विनिमय होगा जो कि दोनों क्रम विनिमय है। तो हमें क्या होगी कि हमें दोनों कंडीशंस पर क्रम विनिमय की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो एक प्रकार से प्रूफ हो गई। चूँकि 0 1 2 3 पूर्णांक गुणन की संक्रिया योग बंटन को संतुष्ट करती है, ये बंटनता को भी प्रूफ कर दिया मैंने। डॉट 5 और +5 के लिए बंटन गुणधर्म भी संतुष्ट है। उपरोक्त बंटन संतुष्ट किस प्रकार संतुष्ट हुआ, कैसे? कि हमने ग्रुप में पढ़ा था कि जो भी हमारे मॉडुलो की प्रॉपर्टी है उसमें बंटन नियम, साचर्यता नियम प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में ही स्वयं ही प्रूफ होते जाएंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था ग्रुप में सम्मिश्र संख्या का, इसमें हमने साचर्यता की प्रॉपर्टी लगाई थी लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया था, क्योंकि यदि हमारे पास एक कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि n सबसेट टू Z सबसेट टू Q सबसेट टू R और सबसेट टू C, यदि इन कंडीशंस पर जो चीज़ें हमने प्रूफ की थी वो इन पर आसानी से होगी। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि इसमें बंटन गुणधर्म प्रूफ हो गया, क्रम विनिमय प्रूफ हो गया और तत्समक प्लस के लिए तो क्या रहता है 0, डॉट के लिए क्या रहता है 1 रहता है, तो तत्समक भी हमें प्रूफ हो गया। प्रतिलोम हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रतिलोम उन संख्याओं को लेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमें तत्समक प्राप्त हो रहा है। जैसे 0 को 0 मल्टीप्लाई करने पर 0 तत्समक प्राप्त हो रहा है, अर्थात 0 का जो प्रतिलोम होगा वो 0 होगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें जो तत्समक 0 प्राप्त हो रहा है तो 1 का प्रतिलोम कितना होगा 4 होगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रतिलोम तत्समक प्राप्त हो रहा है तो 2 का प्रतिलोम 3 होगा। और 3 को मल्टीप्लाई करने से 2 से तो हमें 0 प्राप्त हो रहा है तो 3 का प्रतिलोम 2 हो गया। और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो हमें तत्समक प्राप्त हो रहा है तो 4 का प्रतिलोम कितना हो गया 1। तो इसी के आधार पर हम दोनों का प्रतिलोम, क्रम विनिमय, तत्समक, साचर्यता, बंटनशीलता प्रूफ की और ये सभी जो कंडीशंस हमारी प्रूफ हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों हैं जो वलय हैं वो एक प्रकार से जो दोनों कंडीशंस है वलय की वो एक प्रकार से पूर्णांक के प्रांत है, क्योंकि शून्य भाजक रहित वलय भी इसमें विद्यमान है। क्योंकि यदि यदि मैं 0 लेता हूँ और B = 0 लेता हूँ तो A.B = 0 होता हूँ। किस प्रकार इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ? जैसे इसमें यहाँ देखो कि A कितना है 0 और B कितना है 0 और मल्टीप्लाई करने पर भी 0, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई? शून्य भाजक रहित प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। और पूर्णांक के प्रांत के लिए 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, तत्समक, क्रम विनिमय और शून्य भाजकों से रहित वलय, जो इसमें हमने प्रूफ की है। तो इसी के आधार पर हम इस एग्जाम्पल को कह सकते हैं कि जो हमारा जो क्वेश्चंस है वो पूर्णांक के प्रांत है।
तो इसी पॉइंट के आधार पर हम अपने इस जो रिंग वाला जो पॉइंट है उसको कंप्लीट करते हैं और हमारा नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा उसको हम शुरू करेंगे सब ग्रुप। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ज़रूरी समझना अपने आप में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।